हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कुमार बिश्नोई। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर में स्वागत है। अपने ये जो सीरीज स्टार्ट कर रही है कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक्स के लिए की है, जिसमें आरबीएसई बोर्ड से रिलेटेड अपन क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो शुरू कर रहे हैं। तो आज अपना फर्स्ट डे है चैप्टर स्टार्ट करने का। तो अपना चैप्टर रहेगा फर्स्ट। उस चैप्टर में क्या क्या आपके क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 बनेंगे, जिसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। एक 1 मार्क्स का होगा, फिर अगला 1 मार्क्स का एक और होगा, और एक 2 मार्क्स का होगा। टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, 2 1 नंबर के और एक 2 नंबर का। 1 नंबर का ये जो क्वेश्चन होगा फर्स्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, ये होगा एमसीक्यू। और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और ये थोड़ा शॉर्ट होगा, इसको वेरी शॉर्ट नहीं बोलेंगे, शॉर्ट टाइप ही बोलेंगे। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। इसका जो सीधा आपको जो है आंसर करना है कि ए बे से दे क्या होगा, या ABCD में से जो भी आंसर होगा वो आपकी उस जो भी कॉपी मिलेगी उसमें लिखना है। और शॉर्ट टाइप में 1 या 2 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाएगा, और सॉरी वेरी शॉर्ट टाइप में, और शॉर्ट टाइप में थोड़ा 2-4 लाइनें लगेगी। तो लगभग ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, ये 2 मिनट के आसपास आपको समय मिलता है ये क्वेश्चन सोल्व करने का। तो 2-2 मिनट में करने होंगे। ये शॉर्ट वाला 3 से 4 मिनट के आसपास, आपको 3 मिनट के करीब आपको सोल्व करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका टाइम दे रखा है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्याएं। कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वही क्वेश्चन अपन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कुछ आपको दूंगा और कुछ मैं करवाऊंगा सोल्व। तो पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर टॉपिक देखते हैं क्या क्या है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक तो ये थ्योरम आएगी, ये थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगला टॉपिक रहेगा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे उसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादा डिटेल से इसमें नहीं होगी, लेकिन अपने जो क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे उसको डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.1 क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। यानी प्राइम नंबर के फैक्टर प्राइम नंबर के रूप में करके उसको गुणनफल के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में आप लिख सकते हैं। और साथ में ये कहता है कि एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो उसके जो प्राइम फैक्टर की हैं वो यूनिक होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओक्यूर। यानी कि आप उसको ऑर्डर को छोड़कर जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। यानी क्रम के बिना आप लिखते हैं गुणनखंडों को तो वो क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अब इसको समझते हैं कि क्या कैसे ये जो है थ्योरम कह रही है अपने को, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसको समझाता हूं। एक संख्या लेता हूं, मैं नंबर लेता हूं, जैसे मैंने लिया 216। इसको डिवाइड करते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी जानकारी ले लो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें खुद के अलावा और एक को छोड़कर और किसी संख्या का डिवाइड नहीं होता है। कोई भी नंबर का डिवाइड नहीं होगा खुद को छोड़कर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 को प्राइम नहीं कहते हैं तो 1 को छोड़ देते हैं। 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 etc। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। इन नंबर्स में देख लेते हैं कि इनमें इन खुद के अलावा कोई नंबर का भाग नहीं जाता, इसलिए प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग देंगे, 2 से 2 में 1 बार, और 1 में नहीं जाता है तो 0 बार। 16 हो गए, 16 में 8 बार। फिर 2 से भाग देंगे 5 बार, 4 बार। फिर 2 से देंगे 2 बार, 7 बार। फिर 3 से देंगे फैक्टर करते हुए, 3 हम 27,
फिर 3 से 3 3 9 और फिर 3 से 3 एकम 3, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इस फैक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, देखो ये कह रहा है, ये जो थ्योरम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ कि थ्योरम क्या है कि 216 एक कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर जो है या कह सकते हैं भाज्य संख्या, इस भाज्य संख्या को आप किस रूप में लिख सकते हैं, आप कह रहे हैं कि इसको 216 को अभाज्य संख्या के गुणनखंड जो बने हैं उनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं घातांक के रूप में 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार है, 3 की घात 3, 3 भी 3 बार है, इस वजह से इसको, तो ये अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में आपको कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्या को आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यही आपकी थ्योरम कहती है। बस अगर इसको आगे पीछे करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रम का आप कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्रम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यही आपकी ये थ्योरम कह रही थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देखिए यहाँ पर समझने लायक ये है कि एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू। अब एमसीक्यू में क्या बन सकता है, एमसीक्यू में ये बन सकता है कि जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं उसमें कौन सी संख्या उसका फैक्टर नहीं है, अभाज्य फैक्टर नहीं है। जैसे संख्या अभी दे लिखा था हमने 216 और उसके फैक्टर किए थे, अभाज्य फैक्टर आया था 2 आया था 3 आया था, और एक ऑप्शन दे दे और उसमें ये नहीं आए, तो फिर उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सा उसका फैक्टर नहीं है या कौन सा फैक्टर है अभाज्य, है ना। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। या कहा जा सकता है इसमें कौन कौन से फैक्टर आए हैं, 2 3 जोड़ा बना के दे दें, जैसे ऑप्शन दे दिया 2 3 3 5 5 2, इस प्रकार से, है ना, 2 5, ये 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा फैक्टर इसका है, तो ये 2 और 3 इसका आंसर होता है। तो इस प्रकार से ये एमसीक्यू में बन सकता है। अब बात करते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप में बन सकता है, वो क्या बन सकता है, वो बन सकता है कि ये कोई भी नंबर दे दिया उसके फैक्टराइजेशन करने पड़ जाए। तो यही क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस द ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उसको प्राइम फैक्टर के रूप में, गुणनफलों के रूप में आपको, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो इन सब के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने से पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि ये जो है इनमें से कौन से गुणनखंड किस हिसाब से किए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं, इसके मैं फैक्टर करके आपको बता देता हूं। नंबर है अपना 3825, इसके फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो प्राइम नंबर है जैसे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, इनमें से कौन सा फैक्टर इसका बनता है। तो 2 से चेक करते हैं सबसे पहले, उसके बाद 3 से 5 से 7 से। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो 5 होता है तो 5 का भाग जाता है। और देख लेते हैं 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग जो होता है वो 3 का गुणज होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 का होना चाहिए। तो 3 और 5, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 8 5 18, इसका मतलब इसमें 3 का जाएगा। तो 3 एकम 3, पीछे कुछ बचा नहीं, 8 में 3 दूनी 6, 8 का 2 बच गया, 2 आगे लेते 22, 3 7 21, 1 बच गया 22 में से, 5 लेते 15, 3 पंजे 15। फिर चेक करते हैं जोड़ के, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 5 15, फिर 3 का जाएगा, 3 का 1 में जाता नहीं तो 12 में लेंगे, तो 12 में 3 चौक 12, पीछे कुछ बचा नहीं, 3 दूनी 6, 7 का 1 बच गया 15, 3 पंजो 15। ये फिर अपन देखते हैं 4 और 2 6 और 5 11, अब 3 का जाएगा नहीं तो किसका जाएगा, इकाई अंक 5 है तो 5 का जाएगा। तो 5 8 40, 42 का 2 बच गया 25, 5 पंजे 25, फिर 85 में 5 इकाई अंक तो 5 का जाएगा, 5 एकम 5, पीछे 3 बच गए 35, 5 7 35, और 17 में खुद 17 का ही जाता है क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, 17 का एक बार। तो यहाँ पर ये क्या बोला था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए, अब इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखना है, यही नंबर लेते हैं और इसको अपन गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 3825 इज इक्वल टू
3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो ये गुणनफलों के रूप में आपने लिख दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 दो बार आया तो 3 की घात 2, और 5 भी दो बार आया तो 5 की घात 2 इंटू 17 एक बार आया तो 17 की घात 1, या 17 ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से इन सब के गुणनखंड कर सकते हैं। इक्वेशन ये बनने के चांस होते हैं शॉर्ट टाइप में। कोई भी एक नंबर दे दिया, छोटा सा नंबर भी दे सकते हैं, और उसके सीधा कह दे कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, या कह सकते हैं इसके गुणनखंड कीजिए और घातांक रूप में लिखिए। तो ये देखिए ये कौन सा रूप है, घातांक रूप है, ये पावर फॉर्म में है ना। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी इसके 156, 140, 505, सॉरी 5005, 7429 ये आप सोल्व करेंगे खुद। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर। देखिए, फाइंड द HCF एंड LCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये जो नीचे दिए गए पूर्णांकों के युग्म हैं उनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखा नहीं हिंदी में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन में करवाता हूँ और बाकी आप स्वयं करेंगे। तो मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करता हूँ। तो ये नंबर लेता हूँ पहला, थर्ड क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ इसका मैं। तो सेकंड का थर्ड नंबर है आपका 336। अभाज्य गुणनखंड, जैसे गुणनखंड किए पिछले वैसे गुणनखंड करने हैं आपको। इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 3 में 2 एकम 2, 3 का 1 बच गया, 13 हो गया, 13 में 6 बार, 2 6 12, 1 बच गया, फिर 16 हो गया, 2 8 16। फिर इकाई का अंक 8 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 8 16 और 2 चौक 8। फिर इकाई का अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। फिर इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और फिर इकाई का अंक 1 है इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 21 में हमें पता है कि 3 का भाग जाता है, 3 7 21, और 7 में 7 का ही जाएगा एक बार। ये इसके गुणनखंड हो गए। ऐसे ही इसके साथ संख्या है 54, इसके गुणनखंड कर रहे हैं। तो इकाई का अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का 5 में 2 बार, 2 दूनी 4 ही होता है, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 7 14। अब 27 में हमें पता है 2 का जाएगा नहीं तो 3 का देखते हैं, 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, और फिर 3 का 1 बार। इस प्रकार से इसके गुणनखंड कर रहे हैं। अब इसको गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं, 336 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए 4 बार है, 2 2 गुणा 3 गुणा 7। और इसी प्रकार इसको आप ये भी लिख सकते हैं घातांक रूप में, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। और 54 जो नंबर था उसके भी गुणनखंड लिखते थे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 की घात 3। अब देखिए हमें लिखना था HCF और LCM। अब HCF क्या होता है ये आप यहां लिख देता हूं कि HCF होता क्या है। HCF जिसको अपन मैं से बोलते हैं हिंदी में, HCF होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घातों का लेना है और उनका गुणा करना है, ये HCF होता है इनका गुणनफल। तो यहां पर HCF लिखते हैं तो क्या होगा, HCF अपना HCF बराबर, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, अब इसमें क्या क्या गुणनखंड है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए इसका गुणनखंड 2 है, क्या इसमें 2 है, बिल्कुल ये भी है, 54 में भी 2, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ 2 गुणा, और देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड में ये 3 है, इसमें भी 3 है, बिल्कुल 3 लेंगे, ये 3 हो गया। और यहाँ 7 है
लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ये लिख लिए। अब इसमें कह रहा है छोटी घात। अब छोटी घात वाले कौन है? जैसे यहाँ 2 की घात कितनी है? 4 है। यहाँ 2 की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो छोटी घात मतलब 2 की घात 1 वाला ही आएगा। और 3 की घात छोटी, यहाँ 1 घात है, अपने को पता है कुछ लिखी हुई नहीं है, तो 1 घात है, यहाँ 3 घात है, तो ये छोटी घात 1 वाला ही आएगा। अब इसकी गुणा कर लो, यानी 1 घात का मतलब 2 का 2 ही है, 3 की घात 1 का मतलब 3 का 3 ही है, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6 हो गया। ये HCF हो गया। उसके बाद LCM देखते हैं। LCM क्या होता है? जितने भी गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, जितने भी, उभयनिष्ठ नहीं है इसमें, मतलब उभयनिष्ठ है वो तो है ही, उसके अलावा सारे उभयनिष्ठ सॉरी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात का गुणनफल। तो बड़ी घात वाले जो अभाज्य गुणनखंड है उनका गुणनफल करना है, तो LCM, जिसको मैं से बोलते हैं, सॉरी ले से बराबर जितने भी गुणनखंड है वो लिख लो। अब गुणनखंड हमें पता है इसमें 2 भी है, 3 भी है, 7 भी है, दोनों के अंदर जितने भी है लिख लो, 2 3 7, यहाँ देखिए 2 और 3 ही है, तो सारे लिख दिए। अब इसकी बड़ी बड़ी पावर जो है, 2 की बड़ी पावर क्या है? 4 लिखेंगे। 3 की बड़ी पावर क्या है? 3 है, तो वो 3 लिखेंगे, और 7 की तो 1 ही है। अब 2 की घात 4 वापस 2 गुणा 4 बार लिखते हैं। 2 की घात 4 क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके देख लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 जो होता है वो कितना होता है? 16 गुणा 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार लिखेंगे, तो 3 को 3 से गुणा 9, 9 को 3 से 27 गुणा 7। अब इन सब की गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए अपने 16 को 27 से गुणा कर देते हैं, 27 को 16 से, तो करके देखिए 6 7 42, 4 हासिल, 6 दूनी 12 और 4 16, फिर 27 1 से करेंगे, 27 का 27 ही रहेगा, जोड़ देते हैं तो 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, 6 7 13, 2 और 1 3 और 1 हासिल 432। अब 432 को फिर 7 से गुणा कर देंगे, तो 2 7 14, 3 7 21 और 1 हासिल 22, और 3 चौक 28, 28 और 2 30, तो ये हो गया 3024। तो ये इस तरह से HCF और LCF अपन निकाल सकते हैं। ये HCF निकाल दिया और ये LCM। अब आगे इसमें एक चीज और होता है कि इसको वेरीफाई भी किया जाता है। वेरीफाई कैसे करना है वो भी देख ले। HCF और LCM दो संख्याओं का, तो वेरीफाई के लिए एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला होता है वेरीफाई करने के लिए। कई बार पर्सन में वेरीफाई करवा सकता है, लेकिन वेरीफाई करवाने के चांस कम ही है, लेकिन फिर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको। तो दो संख्या क्या क्या थी? अपने नंबर थे, यहाँ पे देखिए 336 और 54, तो 336 और 54, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में 336 गुणा 54 इक्वल टू HCF कितना है? HCF आया था अपने 6, तो HCF की जगह हो गया 6 गुणा LCM कितना है? 3024। अब इन सब की गुणा करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो लिख देते हैं। 6 की गुणा 4 से करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, और 6 0 0 1 का 1, और 6 3 18, 18,144, और 336 को 54 से गुणा करेंगे तो ये भी 18,144 आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे का जो पार्ट है वो उसमें देखेंगे।